जनतांत्रिक व्यवस्था में जन पर तंत्र भारी होता दिखाई दे रहा है। मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि देश में राजनीतिक हालात जो बनते जा रहे हैं, उन्हें देखने से ऐसा महसूस हो रहा है मानो जनतंत्र के अधीन है और जन का अपमान चाहे तंत्र कितना ही क्यों न कर दे, तंत्र आज विवश है। यह गंभीर बात है एक जनतांत्रिक व्यवस्था के लिए। इसी विषय पर मैं आज मध्य प्रदेश को दृष्टिगत रखते हुए अपने विचार व्यक्त कर रहा हूं। यदि कुछ लोगों को आपत्ति हो तो वे इसे मेरे व्यक्तिगत विचार मान सकते हैं, और जो मेरे विचारों से सहमत हैं वे निश्चित रूप से अपने भाव भिन्न भिन्न माध्यम से व्यक्त करें। मैं उनके भावों का अध्ययन करते हुए आगे किस तरह से सम्यक अभियान और अन्य अभियान के माध्यम से बौद्धिक अभियान चलाते हुए जनतांत्रिक व्यवस्था की मजबूती हेतु प्रयास किया जा सकता है, इस दिशा में अपने अनुयायियों के साथ कदम बढ़ाऊंगा। मध्य प्रदेश के 4 मंत्रियों की बात ली जाए। मंत्री विजय शाह जी, उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा जी, मंत्री प्रहलाद पटेल जी, मंत्री राव उदय प्रताप सिंह जी। इन चारों मंत्रियों के बयान जनता के लिए अपमानजनक है, मर्यादा की दृष्टि से आपत्तिजनक है, व्यवस्था की दृष्टि से घोर निंदनीय है। और बारीक अध्ययन करने पर नतीजा कुछ इस रूप में सामने आया है कि ये चारों ही मंत्री राष्ट्रीय स्वयं संघ की विचारधारा पर केंद्रित हो चलने वाली भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को निरंतरता प्रदान करने के लिए एक नीति के तहत कुछ इस तरह के बयान देने विवश हुए हैं, ऐसा जान पड़ता है। जहां तक विजय शाह जी की बात है तो उन्हें एक बदजुबान मंत्री या नेता के रूप में लंबे अरसे से जाना जा रहा है, लेकिन उसमें भी एक राज है। वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक की संघ की उस नीति को आगे बढ़ा रहे हैं जिसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने हिंदू कोड बिल के नाम पर महिलाओं को समानता के अधिकार देने की खिलाफत की थी। महिलाओं को पैतृक संपत्ति में अधिकार देने, हिस्सेदारी देने का विरोध किया था। बहुपत्नी प्रथा जो पहले से चली आ रही थी उसको समाप्त करने की बात हिंदू कोड बिल में थी, इसका उन्होंने विरोध किया था। और भी
महिलाओं को तरह तरह के जो अधिकार हिंदू कोड बिल के माध्यम से दिए जा रहे थे, लगभग उन सभी अधिकारों का विरोध राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, राम राज्य परिषद और हिंदू महासभा द्वारा किया गया था और बहुत बड़ा आंदोलन 1951 में हुआ था। करपात्री महाराज उसमें अग्रणी भूमिका निभा रहे थे। ये बात किसी से छिपी नहीं है। उसके बावजूद हमारे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी ने उनका ड्राफ्ट बनाया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू की उसमें सहमति थी, दोनों एक मत थे, लेकिन वो बिल पारित 1952 के पहले नहीं हो पाया, आम चुनाव के पहले। तो डॉक्टर अम्बेडकर जी कांग्रेस पार्टी छोड़कर चले गए। तब भी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने अपना वचन दोहराते हुए कहा था कि वे हर हालात में हिंदू कोड बिल को चुनाव के बाद पारित करा के रहेंगे, चाहे इसे अलग अलग भागों में बांटकर क्यों न पारित कराना पड़े। और 6 भागों में बांटकर हिंदू कोड बिल को सन 1952 से 57 के बीच में पारित करा दिया गया। उसके बाद की स्थिति ये हुई कि सन 1957 में ऐसा उस समय के जानकार लोगों ने बताया, क्योंकि मेरी इतनी अधिक उम्र तो नहीं है, लेकिन कुछ स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का सानिध्य मुझे मिला था, उनका आशीर्वाद मुझे मिला था, उनके साथ काम करने का अवसर भी मुझे मिला था। तो वे बताते थे कि 1957 में ऐसी स्थिति बन गई थी कि ये पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाए हुए ड्राफ्ट के आधार पर महिलाओं को कंधे से कंधा मिलाकर चलने के जो अधिकार दिए हैं, ये भारतीय संस्कृति और मर्यादा के खिलाफ हैं। इसका बहुत अधिक हल्ला मचाया गया और सब लोगों ने विरोध करने की ठान ली। जगह जगह ये बात चर्चा के रूप में आई और ऐसा लग रहा था कि कहीं कांग्रेस के खिलाफ वातावरण न बन जाए। फिर भी कांग्रेस की सरकार बनी। उसके बाद सन 1967 में जब श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनने के बाद भुवनेश्वर में एक जनसभा को संबोधित करने गई थी, तो वहां पर उन पर पत्थर फेंके गए थे और पत्थर फेंकने वालों ने नारा लगाया था, पुरुषों के देश में महिला प्रधानमंत्री नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मतलब आधी आबादी महिलाओं की है, लेकिन उन्होंने मान लिया पुरुषों का देश। पुरुष प्रधानता की ओर शुरू से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सोच रही है। संस्कृति को बनाए रखने के नाम पर वे पुरुष प्रधानता की बात करते रहे हैं कहीं ना कहीं पर। तो अब यहीं पर नहीं रुकी, एक और उदाहरण मैं देना चाहूंगा। जब सन 1974 में परिवार नियोजन, बढ़ती हुई जनसंख्या पर नियंत्रण पाने के लिए परिवार नियोजन नीति बनाई गई और उस पर काम शुरू किया गया, तो ठीक है, उस समय से हालात थे कि थोड़ा जोर देना पड़ा ताकि लोग उस अभियान को अपनाएं, परिवार नियोजन को अपनाएं। और पुरुषों को जो नौकरी कर रहे थे उनके लिए भी अनिवार्य किया गया कि आपको परिवार नियोजन कराना पड़ेगा। तो इतनी चर्चा बड़े रूप में फैलाई गई कि पुरुषों की नसबंदी करा रहे हैं, पुरुषों को ही काम करना पड़ता है, घर का खर्च चलाना पड़ता है, घर की सारी व्यवस्था बनानी पड़ती है, महिलाएं तो घर में रहती है। यदि महिलाओं का ऑपरेशन करा दे तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है। पुरुषों को कमजोर करने का प्रयास ये इंदिरा गांधी कर रही है, ये बात। और सबसे ज्यादा विरोध 1970 में, ये दुनिया भर की बातें क्यों ना करे, ये आंदोलन हुआ था, ये आंदोलन हुआ था, उसका नतीजा था, कुछ नहीं। परिवार नियोजन का विरोध, वो भी पुरुष नसबंदी का विरोध किया गया और ये श्रीमती इंदिरा गांधी के लिए बोला गया कि ये पुरुषों की विरोधी है, महिलाओं को आगे ला रही। और इस आंकड़े को और देखे तो बाद में जागरूकता आई कि नहीं, ये जनसंख्या का बढ़ना ठीक नहीं है, इस पर नियंत्रण पाना चाहिए। तो 1980 में पुनः कांग्रेस की सरकार आ गई थी, लेकिन उसके बाद में स्वयं चल करके लोग ऑपरेशन कराने जाने लगे। लेकिन किसका ऑपरेशन? महिलाओं का ऑपरेशन कराने जाते थे, पुरुष नसबंदी नहीं कराते थे। अगर 1980 से 1990 के बीच के आंकड़े देखे जाए
तो नाम मात्र की संख्या पुरुष नसबंदी वालों की मिलेगी, अधिकतर महिलाओं का ही ऑपरेशन कराया जा रहा था। और यही धारणा बनी हुई थी कि महिलाएं घर में रहती है, पुरुष को घर चलाना होता है। तो और ये हल्ला मचाने वाले कौन थे? यही थे, यही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा पर चलने वाले राजनीतिक दल थे। और महिलाओं को लेकर के हमेशा कुछ दोयम दर्जे की बात, अपमानजनक बात की जाती रही है। इनके लिए ये सामान्य बात है। 1992 में जब वी नरसिम्हा राव जी की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, तब सेना में पहली बार महिलाओं की भर्ती शुरू हुई। खुल करके तो ज्यादा विरोध नहीं हुआ, लेकिन फिर भी ये महिलाएं, अब महिलाएं प्लेन चलाएगी, महिलाएं रेल चलाएगी, महिलाएं सेना में होगी, तो पुरुष क्या करेंगे? ये चर्चा 1990 के दशक में भी आम थी। और ये चर्चा फैलाने वाले और इस प्रकार का वातावरण बिगाड़ने वाले कोई और नहीं थे, यही संगठन था, इसी संगठन से जुड़े लोग थे। तो विजय शाह जी ने सन 2013 में, अब मैं बहुत पिछली आध्यात्मिक कहानियों की ओर नहीं जाता, लोग भस्मासुर की कहानी कहते हैं और क्या कहानी है सब जानते हैं, अब इसलिए उस कहानी को दोहराने की मुझे जरूरत नहीं है। लेकिन सन 2013 में शिवराज सिंह सरकार के मंत्रिमंडल के सदस्य विजय शाह जी ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी की धर्मपत्नी श्रीमती साधना सिंह जी के लिए अत्यंत आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। और शब्दों से, टिप्पणी में कुछ शब्द और संकेत अलग अलग होते हैं, तो उनके जो संकेत थे वो भी आमतौर पर उस समय वीडियो दिखाया जा रहा था मीडिया के द्वारा, और देख करके एक सामान्य व्यक्ति जो महिलाओं के प्रति सम्मान के भाव रखता है, उनका खून खौलता था। महिलाओं को तो बहुत ही ज्यादा कष्ट हो रहा था। इस टाइप का आपत्तिजनक उन्होंने टिप्पणी की थी। और उस समय मुख्यमंत्री के कहने पर उन्हें इस्तीफा भी दिया, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद ने शायद शिवराज सिंह चौहान ने उन्हें माफ कर दिया, या साधना सिंह जी ने सोचा कि मेरे पति का राजनीतिक सफर सुगम बना रहे, इसलिए उन्होंने त्याग, महिला तो त्याग करती ही है, महिला में त्याग भावना होती है, महिला ने सोची कि मेरे पति के लिए राजनीतिक संकट पैदा न हो, इसीलिए उन्होंने माफ कर दिया। और वो पुनः मंत्रिमंडल में ले लिए जाते हैं, पुनः उन्हें टिकट दे दी जाती है, पुनः वो मंत्री बन जाते हैं। ये अब बात ये आती है, साधना सिंह जी की बात मैंने इससे पहले भी बोला है, मुझे आज तक वो याद है। साधना सिंह जी शिवराज सिंह चौहान जी की धर्मपत्नी, केवल उनका व्यक्तिगत विषय बोल सकते हैं, नहीं, एक महिला किसी की पत्नी हो सकती है और है, मानी जा सकती है, ठीक है, लेकिन वह वही महिला सारे समुदाय के लिए बहन है, उसको नकारा नहीं जा सकता। किसी की मां है, किसी की बहन है, किसी की बेटी है, हम कैसे माफ कर सकते हैं? कोई भी व्यक्ति यदि उसकी बहन को कोई अपमानजनक शब्द कहे, बहन के लिए कोई आपत्तिजनक टिप्पणी करे, तो क्या कोई बर्दाश्त कर सकता है? और कम से कम मैं तो नहीं कर सकता। मैं मध्य प्रदेश में, मेरे पूर्वज मध्य प्रदेश में ही रहे हैं, लेकिन मैं महाराष्ट्रियन हूं। महाराष्ट्र में जो हिंदी में सलहद शब्द कहा जाता है साले की पत्नी को, महाराष्ट्र में साड़ज बहिन कहते हैं। मतलब साले की पत्नी को साले की पत्नी के रूप में या सलहज के रूप में या हंसी मजाक के रूप में लेने की जो इधर प्रवृत्ति, वो चीज वहां नहीं है, बड़ी सम्मान के भाव हैं। साड़ज बहिन कहते हैं, मतलब बहन मानते हैं। वहां दीपावली के बाद बहन, वो जो साड़ज बहन है, वो टीका लगाती है अपने नंदोई को और राखी भी बांधती है। भाई बहन का रिश्ता बड़ा पवित्र रिश्ता होता है। मैं तो उसी रिश्ते को मानने वाला हूं, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान जी ने हमारे बच्चों का मामा बन करके इस रिश्ते को जोड़ दिया है। वो हमारे साले हो गए और साले की पत्नी हमारी सलहज हो गई हिंदी में, और हमारे महाराष्ट्र में जाते हैं तो साड़ज बहिन हो गई। तो
उस बहन के साथ जो आपत्तिजनक टिप्पणी उस व्यक्ति के द्वारा की गई थी, उस बहन के लिए जो टिप्पणी थी, उससे मैं बेहद दुखी हुआ। उस समय हुआ था और आज भी हूं। आज भी मैं उनके उस व्यवहार से, विजय शाह जी के प्रति मेरे मन में नफरत के भाव हैं। उसके बाद भी वे शांत थोड़ी रहे हैं। एक स्कूल के कार्यक्रम में जहां लड़कियां थी 15, 16, 17, 18 साल की, उनको पता नहीं कहां से कौन सा पहले अनुभव, पढ़ाई के अनुभव की बात आई होगी, पढ़ाई के अनुभव की बात कहां गई समझ में नहीं आया। कुछ ऐसे शब्द आने लगे वो जो द्विअर्थी थे। उसके बाद एक बार वे टी शर्ट बांट रहे थे लड़कियों को। टी शर्ट बांटते बांटते उन्होंने बोला इनको दो दो दे दो, और उसके आगे का जो वाक्य बोला, कोई भी सभ्य व्यक्ति कैमरे के सामने उन शब्दों को दोहरा नहीं सकता, हिम्मत नहीं होती। इस टाइप के जिनको अश्लील शब्दों की श्रेणी में माना जाता है। और एक मंत्री ने अब उन्होंने देश की सीमा पर लड़ने वाली, इस देश की सुरक्षा के लिए जो सीमा पर तैनात है, देशवासियों को जिन पर गर्व है, जो देश की बेटी है, युवाओं की बहन है, उसके लिए अत्यंत आपत्तिजनक टिप्पणी किया। यह कोई नई बात उनके लिए नहीं है। ये इस प्रकार की बात पहले से करते ही आए हैं। उनको महिलाओं का आगे बढ़ना, महिलाओं के लिए कंधे से कंधा मिला के चलेगी ये कहना, या महिलाओं का प्लेन उड़ाना, महिलाओं का रेल चलाना, महिलाओं का हर क्षेत्र में आगे बढ़ना उन्हें बर्दाश्त नहीं है। भले ही आज सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने, जो लंबे समय से पेंडिंग पड़ा हुआ था महिला आरक्षण बिल, उसको पारित करा दिए हों, लेकिन ये महिलाओं को अधिकार देने के पक्ष में कभी रहे ही नहीं है। इनकी पार्टी की मूल विचारधारा महिलाओं को अधिकार देने के पक्ष में नहीं रही है। और यदि होते, इन्होंने ठीक है महिला आरक्षण बिल पारित करा लिया, लेकिन बिल पारित कराने के बाद में 23-24 के चुनाव इन्होंने महिला आरक्षण के आधार पर क्यों नहीं किया? ऐसा कौन सा आशंका था? नहीं, नए सिरे से जनगणना होगी, पुनर्गठन होगा, तब लागू होगा। अरे इसकी क्या जरूरत है? जितनी सीटें उसी में आरक्षित कर देते ना, आधी आबादी है, क्या दिक्कत है? नहीं किया। मतलब हर हालात में महिलाओं को अधिकार देने की बात तो करते हैं, लेकिन अधिकार देने का अवसर आया तो ये पीछे हटने लगते हैं। और धीरे धीरे किसी ना किसी बहाने इनके मंत्री आदि महिलाओं को दोयम दर्जे पर रखने वाली बात को किसी ना किसी रूप में व्यक्त कर देते हैं। और फिर पार्टी हाईकमान उन पर कार्रवाई इसलिए नहीं करता क्योंकि पार्टी हाईकमान जानता है कि भाई ये लोग कहीं ना कहीं हमारी मूल विचारधारा को ही प्रचारित कर रहे हैं। तो विजय शाह ने जो भी गलती किया है उस पर कार्रवाई जेपी नड्डा जी क्यों नहीं कर रहे हैं? अमित शाह जी क्यों नहीं कर रहे हैं? नरेंद्र मोदी जी क्यों नहीं कर रहे हैं? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी क्यों नहीं कर रहे हैं? वी.डी. शर्मा जी क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि सब जानते हैं कि विजय शाह जो आरएसएस की नीति थी, जिस नीति पर भाजपा चल रही है, उसी नीति के आधार पर बयान दे रहे हैं, कोई अलग से बयान नहीं दे रहे हैं। और महिलाओं को उनके सीमित अधिकारों तक बनाए रखना ये उनकी एक विचारधारा है। और इस विचारधारा को कोई ना कोई अगर निरंतरता प्रदान कर रहा है तो उन्हें भीतर से प्रसन्नता होती है, ऊपर से नाराजगी जरूर दिखा देते हों। और यदि वे ऊपर से नाराज, सही मायने में नाराज होते, सही मायने में दुखी होते, ये महिलाओं का अपमान हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, और वो भी सेना में जो अधिकारी है, देश की सुरक्षा में जो लगी हुई है, उनका अपमान कैसे बर्दाश्त किया जाता है, ये अगर वो मानते तो निश्चित रूप से विजय शाह जी को बर्खास्त कर देते। उन्होंने नहीं किया। अब बात आती है दूसरे मंत्री हमारे प्रहलाद पटेल जी की। पुरानी बात है, प्रहलाद पटेल जी ने एक सभा को संबोधित करते हुए कह दिया कि आजकल लोगों की सरकार से भीख मांगने की आदत पड़ गई। प्रहलाद पटेल जी भी बहुत गंभीर माने जाते हैं, कम से कम उन पर उटपटांग बयानबाजी करने के आरोप तो नहीं लगे पहले, और कुछ अच्छी बातें भी उनके साथ जुड़ी है कि उन्होंने नशा मुक्ति का अभियान चलाया, नर्मदा की सफाई का अभियान चलाया, नर्मदा की परिक्रमा भी किया। तो हमें ऐसा लगता है कि सरकार जो मुफ्त की योजना चलाकर सत्ता में आई है भाजपा,
भाजपा सत्ता में आ गई मुफ्त की योजना चलाकर। अब उस योजना को निरंतरता प्रदान करने में दिक्कतें आ रही है, बजट की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। तो ये चाहते हैं, भाजपा नेतृत्व तो चाहता है कि किसी तरीके से मुफ्त की योजनाओं को बंद किया जाए। तो बहाना ढूंढा उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति का जो पहले मिशन चलाता रहा है, उनके जुबान से इस बात को बुलवाया स्वाभिमान जगाने के नाम पे, समाज में स्वाभिमान जगाने के नाम पर, कि भाई आजकल लोगों की सरकार से भीख मांगने की आदत पड़ गई है। भाई योजना फ्री की आप चला रहे हो, उन योजनाओं का लाभ लेने के लिए जनता आ रही है, तो उस जनता को आप भिखारी कह रहे हो। और उन पर भी सरकार ने, मुख्यमंत्री ने कोई कार्यवाही नहीं किया, हाईकमान ने उनसे कोई जवाब तलब नहीं किया। ऐसा लगा कि हाईकमान चाहता था कि ऐसा ये बोले और ये एक संदेश जाए, जनता में स्वाभिमान जगाने के नाम पर वे सरकारी ऐसी योजना, मुफ्त की योजनाओं को बंद करे, और बंद करने के पहले ही ऐसा वातावरण बनाने के लिए कोई ना कोई सामने आए, इसीलिए उनको प्रसन्नता हुई, उन पर कार्रवाई नहीं किया। अब तीसरे मंत्री आते हैं राव उदय प्रताप। राव उदय प्रताप ने अतिथि शिक्षकों, अरे उनको पहले समझाए कि आप आइए, आप हमें वोट करिए, सरकार आने पर हम आपके लिए ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो कर देंगे। अब उनको कह दिया अतिथि बन के आए हो तो क्या घर पे कब्जा कर लोगे? मतलब ये बताने का प्रयास है कि अतिथि है भाई, वो पढ़ा रहे हैं, शिक्षक हैं, जो असिस्टेंट प्रोफेसर 1.5-2 लाख रुपए की वेतन ले रहे हैं, उनके बराबर वो भी काम कर रहे हैं, बल्कि उनसे अधिक काम कर रहे हैं। लेकिन एक संकेत देना था कि अतिथि बन के आए हो तो क्या घर पे कब्जा कर लोगे? इस तरीके से उनको घर से निकाला गया। ये भी पार्टी की सोची समझी नीति थी, इसलिए पार्टी ने राव उदय प्रताप सिंह के खिलाफ कार्यवाही नहीं की। अब आते हैं चौथे मंत्री जगदीश देवड़ा जी, जिन पर अभी कुछ दिन पहले की बात है, कुछ माह पहले की बात है, इस राज्य में एमडी ड्रग्स बड़ा खतरनाक स्थिति बन चुकी है। कई महाविद्यालयों के परिसरों में तो ये एमडी ड्रग्स स्टूडेंट्स के बीच में ही व्यापारी बन गए हैं और स्टूडेंट्स ही उसके उपयोगकर्ता बन चुके हैं। बड़ा खतरनाक है, हमारे तरुणाई को गला रहा है। लेकिन उस एमडी ड्रग्स का जो माफिया पकड़ा गया, हरीश आंजना नाम का, उसके संबंध फोटो आदि कार्यक्रमों के माध्यम से जगदीश देवड़ा जी के साथ बताए गए, प्रकाश में आए। वो एमडी ड्रग्स का मामला क्या हुआ क्या नहीं हुआ समझ में नहीं आ रहा है, उसकी बहुत उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए थी। और मैं तो कहता हूं कि प्रदेश के युवाओं को सामने आ जाए और गहन जांच में लग जाए, कलाई खोल के रख दे जो चीजें हो रही है। कम से कम अगर सरकार निकम्मी है तो युवा खुद ही अपनी एजेंसी बना के काम करने लग जाए, तब जाकर के इस पर रोक लग सकती है। यह बड़ा गंभीर मामला था, लेकिन उस समय में इस्तीफे की मांग चलते रही, सरकार ने कुछ भी नहीं बोला। और अब उप मुख्यमंत्री हैं, कोई साधारण व्यक्ति थोड़ी है। उन्होंने क्या कह दिया? उन्होंने कह दिया कि देश की सारी सेना, देश की सारी जनता प्रधानमंत्री के चरणों में नतमस्तक है। जनतांत्रिक व्यवस्था में प्रधानमंत्री जी बोल चुके हैं कि वे चौकीदार हैं, सेवक हैं, लेकिन उनके एक मंत्री ने संदेश दिया कि नहीं, वो रियासतकालीन व्यवस्था में, पहले सिंधिया राजघराने के बारे में बोला जाता था कि महाराजा आते थे, बाद के भी अभी तक भी आते थे, उनको बाकायदा बैठा करके कुर्सी पर उनके पैर धुलाए जाते थे, फिर उनका चरणामृत पीते थे लोग, इतना उनके चरणों में ही होते थे कुल मिलाकर। ये बात इन्होंने मोदी जी के लिए कह दिया कि सब मोदी जी के चरणों में है, जनता मोदी जी के चरणों में है, सेना भी चरणों में है, और पता नहीं आगे क्या क्या कह देते वो, मैं बोलना नहीं चाहता। लेकिन प्रधानमंत्री के चरणों में, लोकतांत्रिक व्यवस्था में, ये कहां की बात है? ये भी बात सोची समझी लग रही है। भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के कद को भगवान के समान ऊपर लाना चाहती है। सब पूर्व प्रधानमंत्री, चाहे महापुरुषों के रूप में जो स्थान जिनका रहा है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हो, शास्त्री जी हो, इंदिरा जी हो, जो भी नाम आए सामने, उन सब से ऊपर और भी आगे भगवान के समान जनता मानती है। इस बात को प्रचारित करने में भारतीय जनता पार्टी लगी हुई है। और इसी सिलसिले में जगदीश देवड़ा जी ने ऐसा बयान दिया, ये देखने के लिए कि चलो देखे तो सही लोग क्या कहते हैं, और हो सकता है कुछ लोग इससे सहमत हो गए हो,
लेकिन एक जनतांत्रिक देश के लिए यह घातक है। इससे बहुत ही गलत नतीजे सामने आएंगे। और आज यदि सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी, जेपी नड्डा जी या संगठन भाजपा के जो भी लोग हैं, ये आज इस टाइप से, इस प्रकार से बयान देने वाले मंत्रियों पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं और उनके बयानों में अपनी सहमति दर्शा रहे हैं, तो आगे जाके दिक्कत होगी जनतांत्रिक देश के लिए। आगे जाके ये परंपरा बनते न चले जाए, इससे दिक्कतें पैदा होगी, जनतांत्रिक व्यवस्था चरमराएगी। ये सोचने की जरूरत है। अब तो मैं ये कहने लगा हूं, मेरा आग्रह है कि भाई ये इस प्रकार का बयान देके महापाप कर रहे हैं, पापी हैं ये। इन पापियों को जनता के हवाले ही कर दिया जाए। क्या करेंगे इनसे आप इस्तीफा मांग मांग के? इनको लगता है हमारे पास बहुमत बहुत बड़ा है, घमंड। जैसे भस्मासुर को वरदान मिल गया था तो चले मां पार्वती को ही भस्म कर दूंगा बोले, ये शिव, भगवान शिव को ही भस्म कर दूंगा बोले, पार्वती जी को ही हासिल कर लूंगा बोले। इतना बुरा हाल, भस्मासुर को मिल गया था वरदान। ऐसे ही सोचते हैं, इन्होंने बड़ा भारी भक्ति कर लिया भैया, बड़ी भारी शक्ति मिल गई, जनता का समर्थन इनको मिल गया है और ये बहुत बड़े बहुमत के साथ सरकार बना चुके हैं, बड़े वरदानी बन चुके हैं, अब इनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसलिए ये किसी को कुछ भी बोल दे, आपत्तिजनक शब्द बोल दे, अपमानित कर दे, किसी को भगवान बता दे, किसी को भिखारी बोल दे, कुछ भी बोल दे, इनका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, इनने मान लिया है। तब ऐसी स्थिति में हमें इन पापियों को जनता के भरोसे ही छोड़ देना चाहिए। जनता इन्हें समय आने पर बता देगी कि भगवान तुम नहीं, भगवान हम हैं। धन्यवाद। मैं चाहता हूं कि इस विषय पर आप लोग अपने विचार निश्चित रूप से प्रेषित करें।